चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे कि किस प्रकार से भारत में बौद्धकालीन शिक्षा प्रचलित रही और उसके क्या विशेषताएं, उद्देश्य और व्यवस्था किस प्रकार चलती रही। आज हम लोग, जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है, मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा जो कि भारत में 12वीं सदी से 18वीं सदी तक प्रचलित रही। यह मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्भव भारत की भूमि पर नहीं हुआ है, तो यह हमें जानना आवश्यक है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा भारत में किस प्रकार से आती है। तो इसके विषय में एक लंबी कहानी है। थोड़ा इस इतिहास पे अगर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा भारत में आ रही है। मुस्लिम कालीन शिक्षा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये मुसलमान लोगों की शिक्षा व्यवस्था है, जबकि भारत के जो मूल निवासियों की बात है तो भारत के जो मूल निवासी हैं वो आप जानते हैं द्रविड़ हैं, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य भी भारत के निवासी हैं। तो उनकी जो व्यवस्था थी वैदिक व्यवस्था थी, और वैदिक व्यवस्था की ही परिवर्तित स्वरूप जो थी वह बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, उसी का रूपांतरित रूप थी। लेकिन भारत में एक मुस्लिम शिक्षा जो कि विदेशी थी, और यह किस प्रकार आई, तो भारत प्राचीन समय से ही वैभवशाली देश रहा है, और इसके वैभव को देखकर इस्लामिक आक्रांताओं ने समय समय पर भारत के इस वैभवशाली संपत्ति को, वैभवशाली संपदा को लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करते रहे। इसी कड़ी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध प्रांत के ऊपर आक्रमण करता है, और वहाँ का हिंदू शाही राजा दाहिर पराजित होता है। उसके पश्चात वह पहला मुस्लिम शासक था जो कि भारतीय राजा को पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात जजिया कर लगाया, और भारत का इस्लामिक सभ्यता संस्कृति का शुरुआत या कहें कि झलक दिखाई पड़ी। उसके पश्चात उसका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना ही था। उसके पश्चात दूसरा जो प्रमुख मुस्लिम शासक आया वह था महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी जो था वह 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, और वह भी भारत में सिर्फ उसका उद्देश्य लूटपाट करना ही होता है, और वह लूटपाट करके यहाँ तक कि भारत का सभ्यता का प्रतीक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर जो गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण किया, और उस मंदिर में मौजूद अपार धन संपदा को लेकर चला गया, जिससे कि गजनी में ले गया और वहाँ के वैभव में उसने वृद्धि किया। और उसके साथ एक भारतीय साहित्य में विश्वास रखने वाले, भारतीय सभ्यता संस्कृति में विश्वास रखने वाले एक विद्वान लेखक जिनका नाम है अल-बरूनी, जिन्होंने किताब लिखी है किताबुल हिंद, उनके माध्यम से कुछ भारत के विषय में जो जानकारियाँ मिलती हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। और गजनी लौटने के बाद, महमूद गजनवी के बाद, गजनी का ही एक अन्य शासक जिसका नाम था मोहम्मद गोरी भारत आता है, और वह पहले 1191 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जो दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उससे युद्ध किया और वह पराजित हुआ। परंतु हिंदू राजपूत राजाओं की सबसे बड़ी जो कमी थी वह कमी थी आपसी प्रतिद्वंदिता, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो कन्नौज का शासक था, दोनों के मध्य जो आपसी प्रतिद्वंदिता थी उसका लाभ उठाते हुए मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में पुनः तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, और पराजित करने के पश्चात वह भारत में पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो शासन करने का प्रयास किया, और इन्हीं प्रयास में वह भारत के विजित प्रदेशों को अपने
सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है और 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह में मोहम्मद गोरी मारा जाता है। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का एक सुल्तान बनता है और यहीं से माना जाता है कि भारत में इस्लामी राज्य की शुरुआत होती है। तो हम देखें, हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक है मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत में 1206 में इस्लामिक सत्ता की स्थापना होती है। तब से लेकर 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो भारत में तुर्कों का शासन रहा, अफगानों का शासन रहा। उसके पश्चात 1526 ईस्वी में पुनः एक इस्लामिक शाखा ही, जिसका मुगल माना जाता है, वो मुगलों के वंशज जो भारत में नींव डालता है वह बाबर होता है। और वह 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाला। उसके पश्चात से लेकर भारत में 18वीं शताब्दी तक मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में शासन किया गया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो भारत की प्राचीन वैभवशाली सभ्यता और संस्कृति थी, उसे नष्ट करने में मुस्लिम शासक कभी पीछे नहीं हटे। कुछ उत्तरकालीन मुगल और कुछ तुर्क शासक ऐसे हुए जिन्हें कि कुछ भारतीयों से लगाव या भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन वह मात्रा में कम ही हुए। तो हम यहाँ देखें कि 12वीं सदी से 18वीं सदी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम था वह सिर्फ लूटपाट करने और महमूद गजनवी भी लूटपाट करने आए थे। लेकिन मोहम्मद गोरी से लेकर और इधर जितने शासक हुए, जब तक कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभुत्व स्थापित न कर सकी, तब तक लेकर यह मुगल और तुर्कों की जो शासन व्यवस्था रही वह इस्लामिक रही। और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर मुस्लिम कालीन शिक्षा लेकर आए, अपने साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति लेकर आए। तो हम देखें, अब हमें यह जानकारी हो गई कि किस प्रकार से भारत की जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी वैभवशाली थी और यहाँ अपार धन संपदा थी। इससे लालायित होकर इसे धनलोलुपों ने आकर यहाँ पे लूटने का प्रयास किया। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे शासक आए, जैसे गोरी के आगे जितने आते हैं, यह भारत में ही बस जाते हैं और भारत में ही रहने लगते हैं। लेकिन उनके अंदर जो धार्मिक कट्टरता थी, वह अपने शिक्षा व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया भारतीयों पर। इसी कड़ी में मुस्लिम कालीन शिक्षा भारत में आती है। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य, अर्थ और शिक्षा व्यवस्था के विषय में हम व्यापक आज डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले मुस्लिम कालीन शिक्षा का अर्थ। मुस्लिम कालीन शिक्षा का अर्थ अगर हम व्यापक विचार करें तो पहला अर्थ था उसका ज्ञान की उपलब्धि, यानी कि शिक्षा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा था मस्तिष्क को अनुशासित, यानी कि शिक्षा के द्वारा ही अपने मस्तिष्क को अनुशासित किया जा सकता है। और जो तीसरा था, क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोगों से कि जो मुस्लिम शासक होते थे वह धार्मिक रूप से बड़े ही कट्टर होते थे, तो उनका तीसरा जो शिक्षा का अर्थ लगाए वह था अल्लाह के प्राप्ति का माध्यम, अर्थात शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रमुख अर्थ था और प्रमुख उद्देश्य कि जैसा कि इस्लामिक धर्म एवं संस्कृत का प्रसार करना, मुस्लिम शासन को दृढ़ करना, सांसारिक वैभव की प्राप्ति, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, यानी कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था वह इस्लामी धर्म एवं संस्कृत का प्रसार करना था। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं, आप जानते भी हैं कि किस प्रकार भारत की जो वैभवशाली धर्म एवं संस्कृति परंपराएं थी, उन्हें मिटाने के उद्देश्य से इन्होंने इस्लामी धर्म एवं संस्कृत का प्रसार करना प्रारंभ किया। और इसके साथ ही साथ यह शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करके लोगों को प्रलोभनों के माध्यम से भी इस प्रकार से मिलाने की कोशिश किए कि जल्द से जल्द लोग, भारत की जो 95% प्राचीन सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोग थे,
उन लोगों को जल्द से जल्द ये लोग इस्लामी धर्म एवं संस्कृति के आगोश में लेना चाहते थे। यानी कि उनका प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य था इस्लामी धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, अर्थात अधिक से अधिक लोगों को इस्लाम धर्म मानने के लिए आकृष्ट करना, मिलाना। दूसरा, मुस्लिम शासन को दृढ़ करना। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम भारत के मूल निवासी नहीं है, यह भारत में इनका उद्भव नहीं हुआ है, इसलिए यह यहाँ आने के बाद महसूस कर रहे थे कि कहीं न कहीं अगर हमें भारत पे राज करना है तो हमें किसी भी प्रकार से मुस्लिम शासन को तभी दृढ़ कर सकते हैं जब हम इस्लामी धर्म और संस्कृति का प्रसार करेंगे, अर्थात वह अपने शासन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शिक्षा को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किए कि लोग उससे आकृष्ट होकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें, जिससे कि मुस्लिम शासन को दृढ़ भारत में किया जा सके। और अगला उद्देश्य है सांसारिक वैभव की प्राप्ति। सांसारिक वैभव की प्राप्ति अर्थात वे व्यवहारिक जीवन पर विश्वास रखते थे और सांसारिक वैभव की प्राप्ति वे लोग स्थापत्य कला और भव्य जीवन शैली में अधिक विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य सांसारिक वैभव की प्राप्ति के लिए लगाया, जिसका एक दुष्परिणाम भी हुआ। सांसारिक वैभव की प्राप्ति के लिए वह किसी भी अनैतिक नैतिक की विचार किए बिना कोई भी कार्य कर डालते थे। यह बहुत बड़ी माइनस पॉइंट थी। इसके अतिरिक्त मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार, जो कि यह मुख्य होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम शासकों की धार्मिक कट्टरता ने मुसलमानों में ज्ञान का प्रयास के लिए जो प्रयास किया वह प्रयास कम रहा। आज भी हमें इतिहास में देखने को मिलता है कि मुसलमान जो ज्ञान के प्रसार के लिए आगे आते हैं, कहीं न कहीं वह धार्मिक रूप से आज भी कट्टर बने हुए हैं। इसकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं इस्लाम धर्म में ही दिखाई देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था, जैसा कि वैदिक कालीन और बौद्ध काल में था, उसके ठीक विपरीत था। यहाँ पे जो इस्लामी धर्म और संस्कृति का प्रसार करना, मुस्लिम शासन को दृढ़ करना, सांसारिक वैभव की प्राप्ति, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त आगे हम देखें शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो शिक्षा व्यवस्था जो थी वह बिस्मिल्लाह संस्कार से शुरू होती थी। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था तो मौलवी साहब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता था और बच्चे को कुरान की कुछ आयतों को पढ़ाया जाता था। अगर बच्चा कुरान की आयतों को नहीं पढ़ पाता था तो सिर्फ और सिर्फ वह बिस्मिल्लाह कह देने से उसका मान लिया जाता था, शिक्षा शुरू होती थी। तो शिक्षा जो शुरू होती थी तो शिक्षक संस्थाओं पे विचार कर लें। शिक्षक संस्थाएं जो थी वह मकतब, मदरसा, खानगाह और दरगाह, यह 4 थे, जिनमें से जो मकतब था यह प्राथमिक शिक्षा के लिए था, मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती थी, और जो खानकाह और दरगाह था, यहाँ पे जैसे कि खानकाह का अर्थ होता है कि खानकाह जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे, और दरगाह वह होता था जहाँ पर किसी सूफी संत को दफनाया जाता था। उनके वहाँ पे मेले लगते थे, वहाँ पे जो मौलवी निवास करते थे वे लोग शिक्षा भी देने का कार्य करते थे। तो शिक्षण संस्थाएं जो थी वो मकतब, मदरसा और खानकाह थे। तो मकतब जो है यह अरबी भाषा के कुतुब शब्द से इसका अर्थ होता है, कुतुब से माना जाता है कि मकतब का जो अर्थ है वो अरबी भाषा कुतुब से, जिसका काम होता है लिखना प्रारंभ। यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में मकतब से प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें पाठ्यक्रम क्या क्या था, तो मकतब में लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। इस लिखने पढ़ने के माध्यम से कौन कौन से पाठ्यक्रम थे, तो साधारण गणित था, पत्र व्यवहार था, अरबी, फारसी, उर्दू, कुरान को याद करना यानी कुरान को कंठस्थ करना, अर्थात मकतब में साधारण गणित, पत्र व्यवहार, अरबी, फारसी, उर्दू, कुरान को कंठस्थ कराना सिखाया जाता था। और मदरसा जो था वह उच्च शिक्षा का केंद्र था, और मदरसा जो था यह इसमें जो पाठ्यक्रम पढ़ाई जाती थी उसमें लौकिक और धार्मिक 2 भागों में विभक्त था। तो लौकिक के अंतर्गत अरबी, व्याकरण, गद्य साहित्य, इतिहास लेखन, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, कृषि, भूगोल इत्यादि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। जबकि हम मदरसा के अर्थ पे विचार करें तो मदरसा को माना जाता है कि यह अरबी भाषा के
दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना, अर्थात उच्च शिक्षा में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि भाषण देने से संबंधित थी, वहाँ पे वाद विवाद होते थे, इसलिए उसे मदरसा बोला गया। लेकिन इन शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, और अगर आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो एक माइनस पॉइंट ये लगा रहा कि इनके साथ एक कहीं भी जहाँ होते थे, इनके साथ एक मस्जिद होती थी, यानी ये मस्जिद के ही बगल में होते थे। अर्थात कभी भी मुस्लिम कालीन शिक्षा से धार्मिक दृष्टिकोण अलग हो ही नहीं पाया, जिसका खमियाजा यह हुआ कि इनकी जो विकसित अवस्था है वह कभी व्यापकता ले ही नहीं पाई। व्यापकता लेती कब? जब हम धर्म के संकीर्ण आवरण को तोड़ दें। लेकिन धर्म के संकीर्ण आवरण को तोड़ने का प्रयास हुआ ही नहीं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ही शिक्षा देने का कार्य किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक रूप से कट्टरता होती रही। जबकि अगर विचार थोड़ा हम वैदिक काल के विषय में करें, अपने हिंदू धर्म के विषय में करें, हिंदू सभ्यता के विषय में करें, तो सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि यह धर्म हमेशा से धर्म था ही नहीं, यह विश्व वसुधैव कुटुंबकम की विश्वास रखने वाली धारणा थी। इसीलिए पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म और सभ्यता यही विद्यमान है। लेकिन हिंदू धर्म और सभ्यता में, हिंदू शिक्षा में सबसे बड़ी अगर विडंबना रही, सबसे अगर कुछ माइनस पॉइंट उसमें देखा जाए, तो उसमें जो सबसे माइनस पॉइंट है, तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में खुली हुई थी, उसे उत्तर वैदिक काल में जो बंद कर दिया गया, यानी कि श्रेष्ठता की भावना को समाप्त कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। अगर यह नहीं किया होता तो आज जो वैदिक कालीन शिक्षा सभ्यता और हिंदू समाज था, वह आज विश्व के सिरमौर पर होता। लेकिन चलिए, वो तो भविष्य की बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, लेकिन आज हम आगे बढ़ के उसे दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। और जो एक समस्याएं यहाँ उत्पन्न हो गई मुस्लिम कालीन शिक्षा के द्वारा, जो कट्टर धार्मिकता की भावना लेकर लोग आए, उससे कहीं न कहीं प्रतिक्रिया में इस समय हमारे समाज में देखने को मिल रहा है कि हिंदू समाज भी कट्टर होता जा रहा है। लेकिन हमें शांति साहस से आगे बढ़ना है, नहीं तो आने वाले समाज में, आने वाले समय में इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। अब हम लोग थोड़ी आगे बढ़ गए, लेकिन कहने का पूरा तात्पर्य था कि मकतब, मदरसा और खानका तीनों मस्जिद के आसपास होते थे, जिसका प्रभाव धार्मिक कट्टरता के रूप में पड़ा। जबकि उसमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत अरबी व्याकरण, गद्य साहित्य, इतिहास, लेखन, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, कृषि, भूगोल इत्यादि जो विषय पढ़ाए जाते थे, इनका तो महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस बात को कदापि इनकार नहीं, कि कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा दृढ़ हुई, उसमें कहीं न कहीं हमें इस्लामिक लोगों का ऋणी मानना पड़ेगा कि उन लोगों ने इतिहास लेखन की जो परंपरा भारत में शुरू कराई, उससे हम भारतीय मध्यकाल के पूरे विवरण जो हैं हमें प्राप्त होते हैं। और उनके द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो कार्य किए गए, वो उसके भी हम ऋणी हैं कि उन लोगों ने वैभवशाली जीवन जीने के लिए भारत में कुछ ऐसे स्थापत्य कला का नमूना पेश किया, जो कि आज विश्व विरासत में शामिल है। यानी कि इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इस बात से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे शिक्षा पे देख लें, शिक्षा पे बात हो रही है, तो इनमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत इन विषयों को पढ़ाया जाता था। और जो धार्मिक पाठ्यक्रम था, तो धार्मिक पाठ्यक्रम में कुरान, हदीस, जिसमें कि मुस्लिम इस्लामिक परंपराएं हैं, फिक यानी धर्मशास्त्र इत्यादि की जानकारी इसमें दी जाती थी, जो पूर्णतः इस्लामिक धर्म से संबंधित होती थी। अब इसके बाद हम शिक्षण विधि पर विचार करें, तो जो शिक्षण विधि है, तो शिक्षण विधि मौखिक थी, लिखित दोनों प्रकार की थी, जिसमें प्रश्नोत्तर, वाद विवाद इत्यादि से उसमें शिक्षा दी जाती थी। इसके पश्चात थोड़ा हम देखें कि गुरु शिष्य संबंध जो था, तो गुरु शिष्य जो संबंध था, तो गुरु शिष्य संबंध जैसा कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्रवत होता था, आत्मीयता भरा होता था, उस प्रकार मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध नहीं था। इसकी थोड़ा सा जिक्र करें तो औरंगजेब द्वारा खुद अपने गुरु का तिरस्कार किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं जो इस्लामिक गुरु शिष्य संबंध थे वह बेहतर नहीं थे, वह स्वार्थ सिद्धता पर आधारित थे। स्त्री शिक्षा पे अगर विचार करें कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी, तो स्त्री शिक्षा बड़ी ही दयनीय थी। कुछ अमीर और कुलीन वर्ग के
लोगों की ही स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी, आम जनता से कटी हुई थी। अनुशासन व दंड पे विचार कर लिया जाए तो ये भी देखने को मिलेगा कि जो अनुशासन व दंड था वो भी बड़ा ही अनैतिक था। वहाँ पे अनुशासन के लिए कठोर दंड दिए जाते थे, जिसका कि आज के समय में मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी यह कहा गया कि इस प्रकार बच्चों को दंड देना उनके स्वाभाविक वृद्धि में अवरुद्ध उत्पन्न करना है। तो इसीलिए हमें लगता है कहीं न कहीं इस्लाम धर्म में जो लोगों में कट्टरता आई वह उनके गुरुओं द्वारा अनुशासन बनाने के लिए जो दंड की व्यवस्था थी वो बड़ा ही कठोर थी। इसलिए हो सकता है कि उनके जीवन में कठोरता आ गई हो। आगे अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा हम परीक्षा प्रणाली पर विचार कर ले कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में परीक्षा प्रणाली किस प्रकार थी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो परीक्षा प्रणाली थी वह अनौपचारिक ही थी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा के समान किस प्रकार के उसमें परीक्षा प्रणाली का प्रभाव नहीं आ चुका था, उद्भव नहीं हुआ था। तो अनौपचारिक ही थे। जो साहित्य में, जो विद्यार्थी साहित्य में योग्य होते थे, साहित्य में महारथी होते थे, उन्हें काबिल कहा जाता था। धर्मशास्त्र में जो विद्यार्थी का योग्य होते थे उन्हें आलिम, और दर्शन शास्त्र में जो अव्वल विद्यार्थी होता था उसे फाजिल की संज्ञा दी जाती थी। और हम अब मुस्लिम कालीन शिक्षा देखने के बाद अब उसके कुछ कमियों पर ध्यान दें तो जो कमियां थी, सबसे प्रमुख कमी मुस्लिम शिक्षा की यह थी कि वह धार्मिक कट्टरता पर आधारित थी, और दूसरी जो थी हिंदुओं की उपेक्षा की गई है, और लोक भाषाओं की उपेक्षा। अर्थात जो कमियां है वह कमियां मैं पहले ही जिक्र किया कि उसमें धार्मिक कट्टरता थी, यानी कि सिर्फ इस्लाम को ही वो लोग समझते थे कि इस दुनिया में अगर कोई धर्म है तो इस्लाम ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन यह गलत भावनाएं हैं, यह समाज को बांटने वाली भावनाएं हैं, क्योंकि यह धर्म उसी तरह से है जैसे कहीं हमें जाना हो और अलग अलग मार्ग से जाते हैं, उसी प्रकार एक शक्ति है जो पूरी व्यवस्था को नियामक करती है। उस शक्ति पर हमें विश्वास करना है और उसके लिए हम अलग अलग विश्वास रखते हैं, तो इसमें कहीं हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय मुस्लिम शासकों ने इस बात को नहीं ध्यान दिया, जिसका खमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को अगर हम संकीर्ण मानसिकता से आज देखेंगे तो कहीं न कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप हमें विरोध का भावनाएं उत्पन्न होगी, जिसकी ज़रूरत भारत के विकास के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इतिहास बीत चुका उससे सबक लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। अगर उस समय वो धार्मिक कट्टरता नहीं करते तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। यानी कि सबसे प्रमुख कमी जो थी वह धार्मिक कट्टरता थी और हिंदुओं की उपेक्षा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े हिंदू समाज की उपेक्षा करके और इन्हें अपने धर्म में लालच देकर बलात्पूर्वक किसी तरह से आकृष्ट करना यह उचित नहीं था। लेकिन यह मुस्लिम शिक्षा की बहुत बड़ी कमी थी कि हिंदुओं की पूर्णतः उपेक्षा की गई। और तीसरा जो सबसे बड़ी कमियां रही वह रही लोक भाषाओं की उपेक्षा। लोक भाषाओं की उपेक्षा अर्थात कि हम जानते हैं कि बालक का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वो अपने मातृभाषा में शिक्षा पाए, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो लोक भाषाओं थी उनको उपेक्षित कर दिया गया। और उस समय जो किया गया उसमें 2-3 भाषाओं का जिक्र है जो मुस्लिम कालीन शिक्षा में दी जाती थी। अरबी साधारण लोगों की शिक्षा के माध्यम था और जो कुलीन वर्ग थे वो फारसी में शिक्षा प्राप्त करते थे, और जो लोग आम जन था उनके लिए शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था। आगे बढ़ने के पश्चात अगर जो हुआ, लोक भाषाओं की तो उपेक्षा ही कर दी गई, लेकिन भारत की भाषा संस्कृत से निकली हुई हिंदी और फारसी का जब सम्मिलन हुआ तो एक नई भाषा बनी उर्दू, जो कि अभी भी उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में मानी जाती है, जो कि सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक है कि हिंदी है और उर्दू है, लेकिन इन दोनों संप्रदायों को आपस में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा को हूबहू उस स्वरूप में देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस समय जो कमियां थी, जो कट्टरता थी, आज उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें उसका आकलन करना है, मूल्यांकन तो संभव नहीं है। आकलन करना है कि हो सकता है कि उस समय वो संकीर्ण मानसिकता के रहे हों, लेकिन उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। यह बहुत ही
हमारे लिए सोचनीय प्रश्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने बातों को समेटते हुए कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो आपके सामने विवरण प्रस्तुत किया गया है, इसे देखिए और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसे देखने का प्रयास करिए कि हो सकता है कि उस समय उनके धार्मिक दृष्टिकोण की जो कट्टरता थी, उसका परिणाम आज देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पे इस तरह की कट्टरता है, यूरोप के इतिहास को उठा के देख लिया जाए कितनी समस्याएं हुई थी कि वो 30 वर्षों तक युद्ध लड़े एक ही धर्म के दो संप्रदायों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यानी हमारे कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा को आधुनिक के नज़रिए से देखा जाए कि जो उस समय कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए हमारे इस्लामिक भाई बहन इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि धार्मिक को संकीर्णता से नहीं तौला जा सकता है। धर्म सबके लिए एक है, वह है मानव धर्म। हमारे कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि आप लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, शिक्षा व्यवस्था और किस प्रकार से वहाँ शिक्षा दी जाती थी, परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत साहित्य में काबिल, धर्मशास्त्र में आलिम और दर्शन शास्त्र में फाजिल, और कमियों को देखते हुए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।